तो लास्ट क्लास में हम लोग आपके देख रहे थे टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रकार। तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन हम कहते कैसे हैं, तो संविधान क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल और फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी कंट्री अकॉर्डिंग टू विच वी गवर्न एनी कंट्री, यानी कि किसी देश का एक ऐसा आधारभूत कानून जिसके अनुसार उस देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, रूल ऑफ गवर्नेंस को डेवलप करने के लिए, शासन के नियम, पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच ट्रस्ट डेवलप करने के लिए, पब्लिक के एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए, पब्लिक के डेवलपमेंट एंड वेलफेयर के लिए, पब्लिक और गवर्नमेंट की राइट एंड ड्यूटीज को डिसाइड करने के लिए। इसके लिए जरूरत पड़ती है हमें किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। फिर हम देखेंगे आपके टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के प्रकार।
तो टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? जब किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में हो, यानी कि लिखित रूप में उपलब्ध हो। ठीक, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का आपके सबसे जो ओल्डेस्ट एग्जांपल है वो है क्या? यूएसए। ठीक, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे पुराना लिखित संविधान, जो 1789 में आपके एनफोर्स हुआ था। ठीक है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जांपल आपके यूके। ठीक, दुनिया का आपके सबसे पुराना अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है आपके कहां का? यूके, जो आपके 1215 में आपके एनफोर्स हुआ था। अब यहां 2 पॉइंट समझना, कोई भी संविधान ना तो पूरी तरह से रिटन होता है और ना ही पूरी तरह से अनरिटन होता है। हर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजन जरूर होंगे जो अनरिटन होंगे, और हर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ प्रोविजन तो ऐसे जरूर होंगे जो रिटन होंगे। जैसे कि हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान कैसा है? लिखा हुआ। ठीक है, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने उठाया और उसमें आपके लिखा है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ठीक, लेकिन इस राइट टू लाइफ में है क्या? क्या मिलेगा हमें इस राइट टू लाइफ में से देश के द्वारा या सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा? ये तो कुछ नहीं लिखा है इसमें। तो इसका मतलब ये है कि यहां रिटर्न तो लिख दिया राइट टू लाइफ, लेकिन इसमें मिलेगा क्या? ये तो कुछ नहीं लिखा। ये समय समय पर डिफाइन करेगा सुप्रीम कोर्ट कि राइट टू लाइफ के अंदर कौन कौन से अधिकार आपको दिए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होते हुए भी कुछ प्रोविजन ऐसे हो गए जो अनरिटन है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आपके यूके का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, लेकिन यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो लिखा होगा कि आपके गवर्नेंस सिस्टम पार्लियामेंट्री होगा, सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे, कुछ तो 4-5 पॉइंट्स तो लिखे होंगे। तो इसका मतलब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ प्रोविजंस तो रिटन होंगे ही होंगे, जिसके आधार पर आपके वहां कॉन्स्टिट्यूशन या शासन आगे चलेगा। ठीक है, अब इसके बाद में अगला कॉन्स्टिट्यूशन होता है कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो आपके रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमेशा संविधान सभा के द्वारा बना होगा। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा समय के साथ डेवलप होता है। ठीक, अब कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा के द्वारा विकसित संविधान। ठीक, अगर संविधान सभा बैठ ही गई है तो फिर तो वो रिटर्न ही बनाएगी। ठीक है, तो यहां याद रखना कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से तात्पर्य आपके ये है कि जब किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए वहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया हो और वहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वहां के संविधान को बनाया हो, तो ऐसा संविधान होता है कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के द्वारा विकसित संविधान। जैसे कि आपके यूएसए रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएसए की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था फिलाडेल्फिया आपके समिट के तहत 1787। इंडिया रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, इंडिया की आपकी जो संविधान सभा है उसका गठन हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत। तो दोनों में संविधान सभा बनी, संविधान सभा ने आपके संविधान को बनाया। वहीं आते हम डेवलप्ड विद टाइम, समय के साथ विकसित। समय के साथ विकसित ये संविधान सामान्यतः ये अनरिटन की विशेषता होती है। ठीक है, अब यहां क्या है कि जब किसी देश में संविधान के निर्माण के लिए कभी कोई संविधान सभा का गठन ना किया गया हो, समय के साथ एक्ट बनते गए और उन एक्ट के आधार पर हम शासन करते गए। जैसे कि हम बात करें आपके यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को हम सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। एक पॉइंट याद रखना, अगर क्वेश्चन आए कि ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन यूके, ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए, ओल्डेस्ट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूके। ठीक, अब यहां याद रखना डेवलप्ड विद टाइम का मतलब क्या है कि यहां कभी कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बैठी, समय के साथ आपके एक्ट बने और उन्हीं एक्ट ने यहां आपके शासन करने के नियम निर्धारित कर दिए। अब यूके के अंदर पहली बार एक्ट निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू होती है 1215। ठीक है, अब यहां 1215 में आपके होता क्या है कि यूके के जो आपके सिटीजन्स थे, नागरिक, यूके के सिटीजन अपने राजा से ये कहते हैं नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। आप हमें राज दरबार में यानी कि अपनी कोर्ट में या तो रिप्रेजेंटेशन दो या हम आपको टैक्स देना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि जनता का पैसा जो आपके पास जा रहा है, जनता को आपके पूरा अधिकार है कि वो पैसा कहां खर्च हो रहा है,
कैसे खर्च हो रहा है, और जो जनता के लिए कानून बन रहे हैं उन कानूनों में पब्लिक की सहभागिता जरूरी है। तो सबसे पहले 1215 में आपके जब यूके के पब्लिक ने ऐसी बात कही कि या तो हमें दरबार में प्रतिनिधित्व दो या फिर हम आपके टैक्स देना बंद करेंगे, ठीक, तो यूके में आपके जनता को दे दिया गया प्रतिनिधित्व, और जनता को जैसे ही ये रिप्रेजेंटेशन दिया गया, इसी के साथ ही यूके में गठन हो गया पार्लियामेंट का, संसद, ठीक है, पार्लियामेंट का गठन हुआ। अब यहां से आगे समझना, जब यूके के राजा ने आपके ये कहा कि ठीक है हम जनता को प्रतिनिधित्व देते हैं, पार्लियामेंट का गठन हो गया, अब जनता के सारे रिप्रेजेंटेटिव आपके आ गए राज दरबार में। अब राज दरबार में जब सारे लोग आ गए तो वहां एक और समस्या खड़ी हो गई। समस्या ये कि एक था एलीट क्लास, एक था कॉमन क्लास। एलीट क्लास के लोगों ने कहा हम इन कॉमन क्लास के लोगों के साथ नहीं बैठेंगे, हमें अलग से बिठाने की व्यवस्था की जाए। तो फिर आपके क्या किया, यूके के राजा ने कुर्सियां मंगवाई, उस पे एलीट क्लास बिठाई, और कॉमन क्लास के लिए एक फर्श बिछवा दिया कि बैठ जाओ सब इस पे जाके। यहीं से कंसेप्ट आता है अपर हाउस एंड लोअर हाउस का, ठीक, अपर हाउस और लोअर हाउस का कंसेप्ट कहां आया, यूके, ठीक है। तो यूके में जो अपर हाउस है वो बेसिकली क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो एलिट क्लास का ग्रुप होता है आपके यूके में, और जो लोअर हाउस है वो हाउस ऑफ कॉमन, जो सामान्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं जिसमें, ठीक। तो यूके से ही लिया गया हमारे यहां कंसेप्ट अपर हाउस एंड लोअर हाउस का, राज्यसभा एंड लोकसभा का, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का इनोवेशन कहां हुआ, यूके, अपर हाउस लोअर हाउस का इनोवेशन यूके, ठीक है। तो यहां आपके जब यूके में पार्लियामेंट सबसे पहले आपके आई, तो कानून भी सबसे पहले यूके में बनेंगे, तो वहां की पार्लियामेंट कानून बनाती गई और वही शासन का आधार बनते गए। यूके में कभी कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन नहीं हुआ, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे समझना, आंगली दे देंगे।
कर लिया नोट। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना हार्ड हो, ठीक, यानी कि बहुत मुश्किल से कॉन्स्टिट्यूशन में आपके अमेंडमेंट हो सकता हो, उसे कहते हैं हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि आपके यूएसए, जापान, ठीक है। इसके बाद आपके फ्लेक्सिबल, तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन आपके क्या होता है? जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना इजी हो, ठीक। एग्जाम्पल आपके यूके, ठीक है। अब आते हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत का जो संविधान है कैसा है? रिटर्न, लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के द्वारा विकसित है, मिक्सचर ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन तो बड़े हार्ड हैं, जिनमें अमेंडमेंट हार्ड तरीके से होता है, और कुछ प्रोसीजर्स में इसी तरीके से होता है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का संवैधानिक विकास कहां से शुरू होता है आपके? सेवनटीन 1773। क्या हुआ था 1773 में? क्यों आया था? क्यों किया गया था रेगुलेट? समझना, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास अगर हम देखें, ठीक, तो पहले हम पूरे इसके बैकग्राउंड को लेके आते हैं। किताबों में तो हमें 1773 से दिया हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट, 1773, 1784, 1813, 1833। तो ये याद करने से तो याद नहीं होगा, हमें पैरेलल बैकग्राउंड समझना होगा कि ये जो फेज था उस समय आपके क्या तो चल रहा था इंग्लैंड में और क्या चल रहा था भारत में। जब दोनों देशों की परिस्थितियों को हम समझेंगे तब हम बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि इन परिस्थितियों में इन एक्ट्स को लाया क्यों गया, क्योंकि हर एक्ट के कुछ प्रोविजंस हैं आपके, तो वो प्रोविजंस याद नहीं होंगे, लेकिन अगर परिस्थितियां याद होंगी, उस समय की सिचुएशंस क्या थी, तो वो प्रोविजंस भी आपको समझ में आ जाएंगे कि प्रोविजन क्यों जरूरी थे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं आपके इंडिया की, ठीक। तो इंडिया की अगर हम आपके बात करें तो भारत का संवैधानिक विकास, तो भारत के अंदर संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। तो पहले भारत का तो निर्माण हो जाए, जब तक भारत का ही निर्माण नहीं होगा तब तक हम भारत का संविधान कहां से बनाएंगे, ठीक। क्यों? क्योंकि भारत को तो भारत किसने बनाया था? अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स के भारत आने से पहले इस पूरे क्षेत्र को हम कहते थे इंडिया सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। जो आपके कहां से, अफगानिस्तान, हिंदकुश से लेके आपके कन्याकुमारी, ये बांग्लादेश, म्यांमार सब लगता था इसमें, ठीक है। अब अगर हम देखें आपके, तो ये था आपके उस समय का यूरोप, यानी कि भारत के भारत निर्माण की अगर हम बात करें तो 1600 के अराउंड, 1600 के अराउंड ये है आपके उस समय का यूके, यहां से बिलोंग करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये है आपके उस समय का इंडिया सब कॉन्टिनेंट, इंडिया सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप। उस समय आपके जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो भारत जैसा कोई देश ही नहीं था, ठीक। इसे हम क्या बोलते थे? इंडिया सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप बोलते थे, भारत जैसा कोई देश नहीं था, क्योंकि यहां इंडिया के अंदर जो उस फेज में नेशनलिज्म का डेवलपमेंट हुआ था वो ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी के आधार पर हुआ था, कास्ट, रिलीजन, रेस, ठीक, ये सब बताया था आपको, रीजन, लैंग्वेज। तो इसका मतलब इस महाद्वीप में आपके एक तो सबसे बड़ी डायनेस्टी हुआ करती थी आपके, कौन सी? मुगल डायनेस्टी। एक तो ये जो सबसे बड़ी डायनेस्टी थी,
और इसके साथ आपके तकरीबन होंगे आपके 2000 नेशन, छोटे छोटे। ये था 1600 का सिनेरियो, ठीक। और ये 2000 के आसपास नेशन कैसे थे? जो जाति, धर्म, क्षेत्र, नस्ल, भाषा के आधार पर डिवाइड थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये नेशन, हमने आपको बताया था जब इन आधारों पर किसी नेशन का गठन होगा तो ये नेशन आपस में ही लड़ रहे होंगे, ठीक। अब यहां आपके होता क्या है कि 1600 में आपके ईस्ट इंडिया कंपनी का होता है गठन। यूके में 1600 में आपके किसका गठन होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन, ठीक। एज ए कमर्शियल कंपनी। ये कैसी कंपनी थी? कमर्शियल कंपनी, यानी कि इसको व्यापार करने की अनुमति दी गई थी, शासन करने की नहीं, ठीक है। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब आपके ये है आपके यूके या यूरोप, और ये है इंडिया, ठीक है। ईस्ट के देशों के साथ व्यापार करने वाली कंपनी, और ईस्ट के देशों में सबसे पावरफुल कंट्री थी कौन सी? इंडिया। इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। 1600 में आपके इसका होता है गठन, और पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है कब? 1608। हालांकि इससे पहले भी आ चुके थे लोग। 1608 ईस्ट इंडिया कंपनी में अब यहां समझना पूरा सिस्टम। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का आपके गठन होता है एज ए कमर्शियल कंपनी। इसका उद्देश्य था ईस्ट की देशों के साथ व्यापार करना, और ईस्ट के देशों में उस समय का सबसे पावरफुल कंट्री था इंडिया, ठीक है। तो ये इंडिया के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से 1608 में आपके आते हैं भारत, ठीक है। अब भारत आपके आने वाले जो पहले व्यक्ति थे ये कैप्टन हॉकिंस। हालांकि इनसे पहले और भी लोग आ चुके थे, लेकिन जो जहांगीर के दरबार में पहली बार गए थे वो थे कौन? कैप्टन हॉकिंस। तो पहले के लोगों के नाम से मतलब नहीं है, नाम उसी का याद रखना है जिसने कोई चेंज लाया हो, ठीक। बाकी का घूमने वाले तो पहले भी आते रहे हैं, ठीक है। एग्जाम तो आईएएस के सारे देते हैं ना, उनके नाम याद नहीं रखना, नाम याद रखना है जो क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। अब यहां नेक्स्ट आगे समझना। तो 1608 में आपके कैप्टन हॉकिंस ये एक मिडल्टन नामक शिप से आते हैं इंडिया, और इंडिया जब आपके ये आते हैं तो ये आते हैं सीधे कहां? इस कोस्ट पे, ठीक, गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी। तो अब पहला क्वेश्चन तो आपके ये आया कि इतने बड़े क्षेत्र में इनको यहीं गल्फ ऑफ खंबात ही मिली क्या? और कहीं चले जाते हैं? इधर भी आ सकते थे, इधर भी आ सकते थे, इधर भी आ सकते थे, इधर भी आ सकते थे।
एग्जैक्टली क्योंकि ये जो पूरा कॉस्ट था ना आपका दमन एंड दीव तक, ये पूरा कॉस्ट किसके कब्जे में था? पुर्तगीज। तो पुर्तगाली तो इन्हें कभी भी नहीं आने देंगे, ठीक, क्योंकि पुर्तगाली अगर इनको आने देंगे तो पुर्तगालियों का कंपटीशन बढ़ जाएगा इनसे, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट था ये पुर्तगालियों के कब्जे में था। खाली जगह बची थी सिर्फ ये गल्फ ऑफ खंबात, और इस गल्फ ऑफ खंबात पे ये अपना शिप लेके आएंगे, एक मिडल्टन नाम का जहाज, ठीक है। अब यहां आपके मिडल्टन नाम के जहाज से कैप्टन हॉकिंस आपके सूरत आए, और सूरत में आके इन्होंने देखा कि ये जो आपके सूरत है, ठीक है, तो सूरत आपके एक सही जगह लगी इनको व्यापार करने के उद्देश्य से। इन्हें लगा कि अगर सूरत में हमें जमीन मिल जाए तो इस जमीन पर हम एक गोदाम बना देंगे, वेयर हाउस, तो हम जहाज से जो सामान वहां से लेके आएंगे उसे वेयर हाउस में रख देंगे, ठीक, धीरे धीरे उसे इंडिया में बेचते रहेंगे, ठीक है। और इसके अलावा इंडिया से जो हम सामान खरीदेंगे उसे भी वेयर हाउस में रख देंगे। जब वो जहाज के बराबर हो जाएगा तो जहाज में लोड करके उसे बाहर यूरोप भेज देंगे। इस उद्देश्य से क्या बनाना चाहते थे? एक वेयर हाउस, ठीक है। तो वेयर हाउस बनेगा किस पे? जमीन पे, ठीक। और अगर इन्हें जमीन पे वेयर हाउस बनाना है तो इन्हें क्या चाहिए? उस जमीन पे वेयर हाउस बनाने की परमिशन। और परमिशन कौन देगा? वहां का राजा। कलेक्टर तो होता नहीं था उस समय कि कलेक्टर ऑफिस चले जाओ वहां से ले आओ परमिशन कुछ खिला पिला के, ठीक है। तो अब यहां आपके परमिशन कौन देगा? राजा। तो अब आपके जो कैप्टन हॉकिंस होंगे ये वहां लोग पूछेंगे कि ये सूरत में हमें जमीन चाहिए, जमीन की परमिशन कौन देगा? क्योंकि इस जमीन पे हमें बनाना है फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब कोई इंडस्ट्री नहीं थी, ये फैक्ट्री का मतलब एक वेयर हाउस, एक गोदाम जिसमें अपना सामान रख सकें, ये था यहाँ फैक्ट्री का मतलब, ठीक है। तो सूरत में इन्हें आपके फैक्ट्री बनाने के लिए चाहिए थी जमीन, ठीक है। तो जमीन की परमिशन देगा आपके कौन? राजा। तो अब कैप्टन हॉकिंस वहां के लोगों से पूछते हैं भाई राजा कौन है यहाँ का? तो उस समय जो गुजरात था वो था मुगल डायनेस्टी के अंदर, मुगल साम्राज्य के अंदर, ठीक है। तो गुजरात के लोगों ने बताया कि राजा है यहाँ का जहांगीर, ठीक, क्योंकि इस समय 1608 में कौन था? अकबर की डेथ हो चुकी थी, जहांगीर था आपके मुगल वंश का शासक, ठीक है। तो अब आपके कैप्टन हॉकिंस सूरत से आते हैं कहां? जहांगीर से मिलने दिल्ली, आगरा। अभी दिल्ली कहां से आ गए? ठीक, तो कैप्टन हॉकिंस आपके आते हैं आगरा, क्योंकि मुगल दरबार का कोर्ट कहां लगता था? आगरा में, ठीक है। आगरा में आपके कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में जाते हैं। विश्व के सबसे भव्य दरबारों में से मुगल डायनेस्टी हुआ करती थी, उनका दरबार भी भव्य था, सब कुछ अच्छा लगा आपके कैप्टन हॉकिंस को, ठीक। अब कैप्टन हॉकिंस जाते हैं जहांगीर के दरबार में, जहांगीर आपके आते हैं, ठीक है। और जहांगीर जैसे ही आपके आते हैं तो कैप्टन हॉकिंस उनके सामने अपनी रिक्वेस्ट रखते हैं। अब रिक्वेस्ट कैप्टन हॉकिंस क्या रखते हैं कि हिज हाइनेस प्लीज ग्रांट अस परमिशन फॉर एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री इन सूरत। इसमें कुछ गलत बोला उन्होंने? हिज हाइनेस प्लीज ग्रांट अस परमिशन फॉर एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री इन सूरत। इसमें गलत तो कुछ नहीं है, परमिशन ही तो मांगी है, ठीक। अब इतनी बात आपके कैप्टन हॉकिंस ने बोली, मुगल दरबार में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि मुगल दरबार में अंग्रेजी किसी को आती नहीं थी। तो तुरंत आपके 2-4 मिनट बाद जहांगीर ने भी इधर देखा मंत्रियों को, मतलब समझ में आया? मंत्रियों ने कहा इधर देखा कुछ आया, उनने भी कहा नहीं। तो जहांगीर ने बोला बाउंसर लगाओ इसमें 50 कोड़े। उन्हें लगा कुछ गड़बड़ बोल दिया इनने, तो आपके कैप्टन हॉकिंस को लगा दिए गए 50 कोड़े। कैप्टन हॉकिंस बेचारे समझ ही नहीं पाए कि कोड़े क्यों पड़े हैं। परमिशन तो बाद की बात है, यहां तो दरबार में उपस्थित होने का हमें ये इनाम मिला। तो कैप्टन हॉकिंस चले गए बेचारे वापस। अब कैप्टन हॉकिंस आपके वापस जाते हैं, अब वापस जाके ये चले गए इंग्लैंड वापस, और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि हम तो जाने से रहे, हमें नहीं जाना वहां, ठीक, क्योंकि परमिशन देगा कौन? जहांगीर, और जहांगीर के तो दरबार में जाने का मतलब ही कोड़े पड़ना है वहां, ठीक। तो अब 5 साल तक कोई भी ब्रिटिश अधिकारी भारत नहीं आया, सिर्फ डर के मारे। अब 5 साल बाद आपके एक और ब्रिटिश अधिकारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी कैप्टन मिडल्टन, ठीक है। अब कैप्टन मिडल्टन को ईस्ट इंडिया कंपनी ने दायित्व सौंपा, आप इंडिया जाओ कैसे भी, और जहांगीर के दरबार से आप परमिशन लेके आओ सूरत में फैक्ट्री डालने की, ठीक, क्योंकि बिना जहांगीर की अनुमति के सूरत में फैक्ट्री डाली नहीं जा सकती। अब कैप्टन मिडल्टन को आपके आदेश मिल गया कंपनी के डायरेक्टर्स का। अब मिडल्टन चलने के लिए तैयार हुए, ठीक। रास्ते में मिल गए हॉकिंस। हॉकिंस कहते हैं मिडल्टन से जा तो रहे हो, देख लेना हमारे साथ क्या हुआ था, बता ही दिया था हमने,
अब मिडलटन भी आपके डरते 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 इंडिया आ गए। अब मिडलटन भी आपके पहुंचते हैं किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। मिडलटन आपके जहांगीर के दरबार में पहुंचे, बस इन्होंने एक अच्छा काम किया कि मिडलटन अपने साथ ले गए थे अपनी गर्लफ्रेंड। तो जहांगीर के दरबार में आपके आंखों ही आंखों में जो मिडलटन की गर्लफ्रेंड ने बात की जहांगीर से, परमिशन ग्रांटेड फॉर एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री इन सूरत। क्योंकि इन्हें हिंदी नहीं आती थी, उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, बस जो बात हुई आपके आंखों ही आंखों में हो गई। ठीक, तो अब यहां 1613 में आपके पहली बार आपके सूरत में फैक्ट्री डालने की परमिशन मिल गई। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक, हालांकि इससे पहले 1611 में ये मछलीपट्टनम में एक छोटी फैक्ट्री स्थापित कर चुके थे बंगाल के नवाब की परमिशन से, लेकिन जब तक जहांगीर की परमिशन नहीं मिलेगी तब तक अथोराइजेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि अथोराइजेशन तो राजा का ही चाहिए। ठीक है, तो अब 1613 अगला पॉइंट इस पे। तो 1613 में आपके इन्हें सूरत में पहली फैक्ट्री डालने की क्या मिल गई? परमिशन। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब नेक्स्ट 1613 में सूरत में इनको फैक्ट्री डालने की परमिशन मिली और ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई अब आपके भारत। एक बार आपके इनको मुगल दरबार की परमिशन मिल चुकी, तो अब ये धीरे धीरे अपनी व्यावसायिक फैक्ट्रियां खोलते जाएंगे, अपने व्यापार का विस्तार करते जाएंगे। ठीक है, अब देखना हुआ क्या। हमने आपको बताया कि उस समय का ये जो भारत था, इस भारत में एक तो थी सबसे बड़ी शक्ति मुगल डायनेस्टी और बाकी थे 2000 छोटे छोटे राष्ट्र जो आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत के साथ ट्रेड कर रही थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में घूम भी रही होगी ट्रेड करने के लिए। तो इन्होंने जब पूरे भारत को देखा तो इन्होंने ये एजम्पशन लगाया। एजम्पशन क्या लगाया? कंफर्म हो गई। किस बात से कंफर्म हो गए? कि जो भारत बाहर से दिखने में जितना ज्यादा आपके प्रॉस्परस और समृद्ध दिखता है, वो भारत अंदर से उतना ही टूटा हुआ है, अंदर से उतना ही डिसइंटीग्रेट है। यहां लोग कास्ट के नाम पे लड़ रहे हैं, रिलीजन के नाम पे लड़ रहे हैं, रेस के नाम पे लड़ रहे हैं, लैंग्वेज के नाम पे लड़ रहे हैं। अगर ऐसे देश पे अगर हम आक्रमण करेंगे या इन लोगों पे हम आक्रमण करेंगे, ठीक, तो क्या होगा? ये लोग अपने ही लोगों का सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो पहले से ही लड़े हुए हैं। ठीक है, ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या आ गई? समझ में आ गई। ठीक है, लेकिन आक्रमण करेंगे कैसे? आक्रमण करने के लिए क्या चाहिए? पावर। और ये थे कौन? ट्रेडर। तो ट्रेडर के पास तो पावर होती नहीं है। अब क्या होगा कि समय के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आपके ऑफिसर्स होंगे ये जाएंगे फिर मुगल दरबार में, और मुगल दरबार में जाके आपके ये कहेंगे, जो भी मुगलों का राजा होगा, कि हम जो सामान ले जाते हैं इधर उधर उसकी लूटपाट हो जाती है, मुगल दरबार हमें सामान की सुरक्षा के लिए सैनिक उपलब्ध कराए। ठीक है, तो मुगल दरबार ने कर दिया मना। मुगलों के राजा ने कहा देखो ऐसा है, हम तो खुद सामंतों की सेना पर निर्भर करते हैं। उस समय फ्यूडल सिस्टम चलता था, ठीक, सामंतवाद। तो मुगलों ने कहा कि हमारी खुद की इतनी बड़ी आर्मी नहीं है, हम तो खुद सामंतों की सेना पर निर्भर हैं। आपको अपनी सुरक्षा करनी है तो आप अपने हथियार रख लो, और अपने हथियारों के साथ आप क्या कर लो? अपनी सेना रख लो, या अपने आप बाउंसर्स रख लो। ये परमिशन दे दी किसने? मुगल दरबार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ये भी यही चाहते थे कि किसी तरीके से हमें क्या मिल जाए? हथियार और सेना रखने की परमिशन मिल जाए। अब जैसे ही आपके इनको ये परमिशन मिली, अब यहां से आपके एक ड्रास्टिक चेंज आएगा पूरे सिस्टम में। ड्रास्टिक चेंज आपके आएगा कि उस समय का ये जो इंडिया था, उस समय इंडिया में भारत में चलने वाले हथियार क्या होते थे? तलवार, धनुष, भाला, ठीक है, गुलेल, पत्थर। ठीक, महलों पे लोग आक्रमण करते थे तो तमाम प्रकार के गरम तेल उड़ेल देना, मधुमक्खियों के छत्ते से कटवा देना, खाइयां खोद देना, ये चलता था। ठीक, यूरोप में उस समय आविष्कार हो चुका था आपके बंदूक का, और ये जो हथियार लेके आए सीधा AK-47 तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आई है, मतलब राइफल। और इनकी एक राइफल भारत के सारे हथियारों पर भारी थी। ठीक,
मारक क्षमता भी तेज, सब पे भारी पड़ गए। अब इन्होंने समय के साथ क्या किया कि समय के साथ इन्होंने अपनी पावर को बढ़ाया, आर्मी की संख्या बढ़ाई, हथियार बढ़ाए, ठीक। और आर्मी की संख्या और हथियार बढ़ाने के साथ इन्होंने बहुत पेशेंस रखा, और पेशेंस भी कितना, कम से कम 150 साल। 150 साल इन्होंने धैर्य रखा और उन परिस्थितियों का वेट किया जिन परिस्थितियों में ये भारत को जीतना शुरू करेंगे, ठीक। हम तुरंत जैसे आईएएस का टारगेट रखते हैं ना, एग्जाम में बैठ जाते हैं, तैयारी वैयारी करते नहीं है। पहले आप प्रिपेयर तो हो जाओ उस चीज के लिए कि जिस दिन आईएएस में बैठो उस दिन एग्जाम को क्वालिफाई कर सको, ठीक। क्योंकि अगर तैयारी होगी तो क्वालिफाई तो एक ही बार में होगा, तैयारी नहीं है तो फिर आप बार बार देते रहो, ठीक। तो इन्होंने तैयारी की, और तैयारी की पूरे कितने, 150 साल, और वेट किया इन्होंने इस सबसे बड़े साम्राज्य के समाप्त होने का, मुगल डायनेस्टी। अब आगे चल के आपके होगा क्या, ठीक। इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ाई, धीरे धीरे पावर बढ़ाई। अब इधर आपके होता क्या है, भारत के अंदर ये था उस समय की आपके मुगल डायनेस्टी। भारत में सबसे बड़ी डायनेस्टी कौन सी थी, मुगल थी, मुगल डायनेस्टी। ये इतनी बड़ी डायनेस्टी थी आपके, ठीक, कि यूरोप महाद्वीप से भी बड़ी डायनेस्टी लगभग, ठीक। और उस समय आपके आते आते इसका एक और शक्तिशाली शासक आ चुका था, कौन, औरंगजेब। औरंगजेब के शासन काल में तो विद्रोह करने का मतलब मौत को चैलेंज देना था, ठीक, क्योंकि इतनी क्रूरता से दमन करता था औरंगजेब विद्रोह का कि ईस्ट इंडिया कंपनी की समझ में आ गया अगर फैल हुए तो ये मरवा के खाल में भूसा भरवा देगा। यह था औरंगजेब, हाथी के पैरों तले आपके कुचलवा देता था और खोलते तेल के कढ़ाई में डलवा देता था। तो इसके शासन काल में तो कोई विद्रोह ही नहीं करता था। 1707 में आपके मुगल डायनेस्टी का जो सबसे शक्तिशाली शासक होता है उस समय का, औरंगजेब, इसकी हो जाती है आपके डेथ, औरंगजेब की डेथ। अब 1707 में इधर आपके औरंगजेब की आपके डेथ होती है, ठीक। अब यहां होता क्या है, औरंगजेब की जब डेथ होती है तो औरंगजेब के खुद के ही जो सामंत या इनके जो रिश्तेदार थे वही इस पूरे साम्राज्य को हड़पना शुरू कर देते हैं, और देखते ही देखते आपके ये जो मुगल डायनेस्टी थी ये कई टुकड़ों में आपके बंटना शुरू हो जाती है। बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटका, ठीक है, कई छोटे छोटे राज्यों में आपके बट गई, ठीक। इतने बड़े साम्राज्य को जीतना तो असंभव था, लेकिन इस क्षेत्र को तो जीता जा सकता है। यहां तक वेट किया आपके ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इस पूरे 150 साल में उसने खुद को बनाया पावरफुल और इंतजार किया इनके विघटन का, क्योंकि हर साम्राज्य का सूर्यास्त कहीं ना कहीं तो जाके होना है, हुआ भी, ठीक। तो अब यहां आपके कंपनी अपनी ताकत का पहला ट्रेलर भारत में दिखाएगी 1757, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। और बैटल ऑफ प्लासी में आपके कंपनी किसको हरा देगी, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराजुद्दौला, इन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को इसमें डिफीट कर दिया। अब और आगे देखते हैं यहां से कहानी। सिराजुद्दौला को डिफीट किया, कंपनी के सिर्फ 3000 लोग थे, मतलब 3000 की आर्मी थी बंगाल में उस टाइम, ठीक है। ये 3000 लोगों की आपकी आर्मी थी, और उनमें से भी क्या हुआ, जब कंपनी ने सिराजुद्दौला को हराया, ठीक, तो कंपनी ने वहां एक जीत का जश्न मनाया, और उसमें आपके 300 आपके सैनिकों के साथ इन्होंने आपके पूरे कलकत्ता में आपके क्या किया, जीत का जश्न मनाया, ठीक। भारत की जनता ताली बजा रही थी इनकी जीत पे, खुश हो रहे थे कि नए लोग आए हमारे ऊपर शासन करने। क्लाइव ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि जिस देश की जनता खुद वहां के शासक को हारने पर ताली बजा रही हो या खुशियां मना रही हो, तो ऐसे देश को तो जीतना बहुत आसान है। ये डर रहे थे कि हम कहीं आके राजा पे आक्रमण करेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक हमारे पीछे पड़ जाए। पब्लिक तो उल्टा खुशी मना रही थी वहां। तो अब इसका मतलब इन्हें समझ में आ गया कि राजा आपस में कन्फ्लिक्टेड है, सारे के सारे, सब में एक दूसरे में द्वंद्व चल रहा है, दूसरा राजा इनकी मदद नहीं करेगा और जनता इनके बीच में बोलेगी नहीं, हराते चलो एक एक करके। ये तो 1757 में सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया था आपके ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया, और अब आपके 7 साल बाद 1764 में दिखाई कंपनी ने पूरी पिक्चर।
1764 बैटल ऑफ बक्सर। और बक्सर के युद्ध में कंपनी ने बंगाल, अवध और दिल्ली, इन तीनों की कंबाइंड आर्मी को पराजित कर दिया। बंगाल, अवध और दिल्ली। ठीक, तो अब यहां आपके अगला युद्ध होगा 1764, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर होता है आपके ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल, अवध एंड दिल्ली। और इस युद्ध में भी कौन जीतता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी आपके बक्सर के युद्ध में जीतने के बाद नाउ कंपनी बिकम अ पॉलिटिकल पावर। कंपनी बिकम अ पॉलिटिकल पावर। अब कंपनी आपके राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली इसने। ठीक, जो एक व्यापार करने के लिए कंपनी आपके आई थी, अब वो आपके 1764 बक्सर में क्या बन गई? पॉलिटिकल पावर। ठीक है, अब यहां आपके 1764 में कंपनी पॉलिटिकल पावर बन गई। कंपनी ने एक बहुत बड़ा क्षेत्र आपके क्या कर लिया? जीत लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कंपनी ने क्षेत्र अगर जीत लिया तो फिर कंपनी को शासन करना चाहिए। जो लॉर्ड क्लाइव जिसने जिताया था उसे राजा बना दो आप बंगाल का, यही होना चाहिए था ना। लेकिन लॉर्ड क्लाइव राजा नहीं बनेगा। कंपनी ने जीता जरूर था, लेकिन कंपनी ने शासन शुरू नहीं किया अभी भारत के ऊपर। क्यों? किसी भी क्षेत्र में जब आपको शासन करना होता है तो शासन करने की पहली शर्त होती है उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भाषा आपको आना चाहिए। उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के तौर तरीके आपको पता होना चाहिए। उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का धार्मिक मान्यताएं आपको पता होना चाहिए। ठीक, और उस क्षेत्र में आपके समाज के कानून क्या हैं, सोशल लॉज, ये आपको पता होना चाहिए। जब तक ये चीजें आपको पता नहीं होंगी तब तक आप उस क्षेत्र में शासन नहीं कर सकते। ठीक, मान लो कि आपको सिर्फ इंग्लिश आती है। ठीक है, चले जाओ अंडमान एंड निकोबार, शासन करना है ट्राइब्स का, कैसे करोगे? वो बोलेंगे हुलाला, आप बोलेंगे व्हाट इज दिस। ना वो आपको समझ पा रहे हैं ना आप उनको समझ पा रहे हो। डेवलपमेंट कैसे करोगे? हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक, तो अब यहां सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि ये जीत तो गए। ठीक है, अब ये आपके जीत तो गए, लेकिन जीतने के बाद अभी ये शासन हाथ में नहीं लेंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि जब तक ये इंडियन लैंग्वेज, इंडियन कल्चर, इंडियन एथिक्स, इंडियन वैल्यूज, इंडियन रिलीजन से परिचित नहीं हो जाएंगे तब तक ये शासन कार्यों को हाथ में नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब यहां ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी क्या? ये जो बंगाल के जो पुराने नवाब जिनको हराया होगा उनकी जगह बिठाएगी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधि। उनसे कहेगी कि देखो राजा आप बने रहो। ठीक, लॉ एंड ऑर्डर आप पूरा संभालो, राजा बन के आप ही का शासन चलेगा। बस हमें तो इतनी सी परमिशन चाहिए आपसे कि आपके कोर्ट में, आपके दरबार में, ठीक, जो फाइनेंस मिनिस्टर की जो कुर्सी है ना उस पे हमारा व्यक्ति बैठेगा, बाकी का सारे कार्य आप करो जो करना है। ठीक है, यानी कि जो रेवेन्यू का कलेक्शन होगा, जिस चेयर पे रेवेन्यू का कलेक्शन जा रहा है हमें तो सिर्फ वही चेयर चाहिए, बाकी के शासन से आपके समय कोई लेना देना नहीं है। तो इसने आपके कंपनी ने यहां दो काम कर लिए। पहला तो ये कर ही नहीं सकते थे शासन, इसलिए नहीं किया। दूसरा ये, इन्हें यह भी डर था कि कहीं इन्होंने शासन हाथ में लिया तो भारतीय जनता भड़क ना जाए। इन्होंने नॉमिनल हेड के रूप में वहां के ही राजा को बनाए रखा। ठीक, अभी ये 20-30 साल शासन नहीं करेंगे, पहले भारतीय जनता एक्सेप्ट तो कर ले ना, तभी तो शासन करना शुरू करेंगे। ठीक, अब यहां आगे चल के क्या होगा कि अब यहां 1765 में जब ये आपके घटना घटी तो 1765 में आपके साइन होती है एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद आपके साइन होती है किसके बीच में? लॉर्ड क्लाइव एंड शाह आलम टू। शाह आलम टू कौन थे? ये दिल्ली के राजा थे, शाह आलम टू। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब ये शाह आलम टू की भी कहानी क्या थी? शाह आलम टू की भी कहानी आपके ये थी कि जब ये बैटल ऑफ बक्सर हुआ आपके, तो बंगाल के आपके नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला और दिल्ली के थे शाह आलम टू। ये जो मीर कासिम थे और आपके ये जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे, ये दोनों यंग थे। ठीक,
इन्हें जैसे ही लगा ना हम हार रहे हैं, ये भाग गए। शाह आलम बेचारे बूढ़े थे, ये पकड़ गए। ठीक, शाह आलम भाग नहीं पाए मौका वारदात से, ये पकड़ गए। तो अब इन्हीं के साथ आपके होगी संधि साइन, और संधि आपके साइन होगी कौन सी? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम टू के बीच में आपके साइन हुई, और इस संधि के द्वारा आपके कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में रेवेन्यू कलेक्शन के आपके राइट मिल गए। तो 1764 में बक्सर के युद्ध में आपके कंपनी ने बंगाल, बिहार और अवध को आपके जीता। ठीक है, 1765 में इलाहाबाद की संधि साइन होती है सालम टू और लॉर्ड क्लाइव के बीच, और इस संधि के द्वारा आपके कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में रेवेन्यू कलेक्शन यानी राजस्व एकत्रण के अधिकार मिल गए। ठीक है, 1765 में जो लॉर्ड क्लाइव होते हैं, ये बंगाल के अंदर आपके 12 गवर्नेंस को आपके क्या करते हैं? एनफोर्स करते हैं। 12 गवर्नेंस में व्यवस्था आपके क्या बनाई गई कि बंगाल के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर होगा वो वहां का जो स्थानीय राजा है वही करेगा। ठीक है, लेकिन जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा वो करेगा कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इनको रेवेन्यू कलेक्शन राइट मिल गए थे। अब आगे कहानी क्या होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी आपके रेवेन्यू कलेक्शन की शुरुआत करेगी। इनको चार्ज मिल गए रेवेन्यू कलेक्शन के। अब रेवेन्यू कलेक्शन का मतलब पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा से एग्रीकल्चर टैक्स को कलेक्ट करने के राइट। ठीक है, अब हम आते हैं जरा बंगाल, बिहार और उड़ीसा। उस समय का जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा था ना, ठीक, इसका एरिया और इसकी पॉपुलेशन दोनों यूरोप महाद्वीप से ज्यादा। ठीक, और इतने बड़े क्षेत्र से अगर रेवेन्यू कलेक्शन करना है तो बहुत बड़ी मशीनरी चाहिए, मशीनरी लाइक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक, जो रेवेन्यू कलेक्शन कर सके। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीयों पे तो भरोसा था नहीं। क्यों? क्योंकि ये 150 साल से भारतीयों को देख रहे हैं, ये भारतीय आपके पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यह भी पता था कि अगर हमने यहां भारतीय इंस्पेक्टर लगा दिए तो ये मामला गड़बड़ कर देंगे। ठीक, तो इंडियंस की आपके लॉयल्टी के ऊपर ब्रिटिशर्स को कभी कोई भरोसा नहीं रहा। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया कि अब ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चाहिए थे इन्हें जो भारत में रेवेन्यू कलेक्शन करें। तो अब ये इंग्लैंड में आपके, इंग्लैंड की एसएससी से बोलते हैं कि एक एग्जाम आयोजित कराओ इंग्लैंड में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का। तो इंग्लैंड के अंदर जो आपके एसएससी होती है,
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वहां एक एग्जाम का आयोजन कराती है, रिक्वायर्ड इनकम टैक्स इंस्पेक्टर फॉर इंडिया। एग्जाम का आयोजन हुआ, सिलेक्टेड एस्पायरेंट हुए उसमें, और अब आपके जो सिलेक्टेड पर्सन थे वो आ गए कहां, इंडिया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के। ठीक है, अब आगे की कहानी यहां से क्या होगी कि इंग्लैंड से आपके कोई व्यक्ति आपके या कोई भी आपके जो इंस्पेक्टर था ये आपके कहां आ गया, इंडिया। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आ गया यहां। ठीक है, हर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को एक जिला या ब्लॉक या जनपद डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लग जाते हैं अपने काम पे। ठीक, अब मान लिया आपके कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है ABC XYZ कोई भी नाम हो। ठीक, इसका काम था इनकम टैक्स कलेक्ट करना किसी विलेज से या किसी गांव से या फिर किसी ब्लॉक से। ठीक, ये लगाएगा किसको फोन, जमींदार को, जो भी वहां के लैंड होल्डर्स होंगे, और जमींदार से आपके कहेगा ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कि आपके ऊपर इस पूरे साल का 1 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स बकाया है, आप ऑफिस आओ और ये 1 करोड़ रुपए क्या करो, जमा करो। ठीक है, तो जमींदार कहेगा कि सर एक काम करो, मैं ऑफिस आके क्या करूंगा, शाम को आप हवेली पे आ जाओ, वहां बैठते हैं, वहां बात करेंगे। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को बुलाया जाएगा हवेली पे। ठीक है, 2-4 घंटे आपके पार्टी चलेगी। ठीक, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को 2-4 पैग पिलाए जाएंगे और उसके बाद फिर जमींदार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को समझाएगा कि अच्छा ये बताओ कितनी तनख्वाह मिलती है तुम्हें। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कहेगा सर 2,000 रुपए महीने। तो अच्छा ये जो 1 करोड़ रुपए मैं आपको दूंगा तो ये कहां लेके जाओगे, तो बोलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को दूंगा। तो आपको क्या मिला कि मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे तो 2,000 मिलेंगे महीने के। तो फिर जमींदार कहेगा एक व्यवस्था है हमारे पास, अगर चाहो तो। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कहेगा क्या व्यवस्था है, ये जो 1 करोड़ का टैक्स है इसे 10 लाख कराओ और 10 लाख रुपए लो आप। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पूरी उतर जाएगी ये सुनते ही। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कहेगा तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कर लेते हैं, इसमें क्या बुराई है। ठीक, तो अब आपके यहां जो 1 करोड़ का रेवेन्यू था वो घट के हो गया 10 लाख, और 10 लाख का ब्रीफकेस पहुंच गया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पास। ठीक, ये कहानी हुई यहां तक। अब आपके ये काम किया एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ने, यानी कि कहानी ये हुई कि हम इंडियन खुद तो भ्रष्ट थे ही, उनको भी भ्रष्ट कर दिया। ठीक, मतलब हम तो कल भी थे। अब यहां जो सेटलमेंट ये हुआ, सेटलमेंट हो गया यहां, ये सेटलमेंट तब से शुरू हुआ है और ये आज तक चल रहा है। सेटलमेंट ही करते हैं सारे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ठीक, तो ये सेटलमेंट तब से शुरू हुआ और आज तक ये सेटलमेंट चल रहा है। अब आगे की कहानी आपके क्या होगी कि अब ये है आपके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कोई भी व्यक्ति ये बैठा है कहां, इंडिया में। ठीक है, अब इंडिया में इस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पास मान लो कितना रुपए आ गया, 10 लाख रुपए। ठीक है, अब 10 लाख रुपए इतना सारा पैसा आपके आ गया, तो अब इतने सारे पैसे का करे क्या, क्यों, क्योंकि परिवार तो यूके में बैठा हुआ है, ये तो अकेला नौकरी करने आया है। जब विदेश में आप लोग नौकरी करने जाते हो तो सबको टांग के तो ले नहीं जाते, एक ही व्यक्ति जाएगा ना विदेश, तो ये भी अकेला आया था। तो अब इस 10 लाख रुपए का ये करे क्या, इस 10 लाख रुपए का करे आपके ये कि इसको ये 10 लाख रुपए किसी तरीके से भेजना है कहां, यूके, अपने फैमिली के पास। ठीक है, अब ICICI बैंक तो है नहीं किधर डाल के डाला वहां निकाल लेंगे, वो सिस्टम तो था नहीं उस समय। अब दूसरा आपके सिस्टम ये है कि कोई दोस्त संग में जा रहा हो उसे हाथ में दे दो, लेकिन समस्या है कि वो पहुंचा नहीं पहुंचा वहां तक, ये भी तो समस्या। 10 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है ना, पहुंचे ही ना। ठीक, और उस समय तो मोबाइल और फोन भी नहीं थे, पहुंच भी जाए तो वो घर पे पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, तो ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो अब किया क्या जाए, कैसे पहुंचे ये 10 लाख रुपए। तो ये क्या करेगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इस 10 लाख रुपए का आपके ये खरीदेगा भारत में सामान। हो सकता है ये 10 लाख रुपए का खरीद ले भारत में कॉटन, हो सकता है भारत से ये 10 लाख रुपए की खरीद ले नील। ठीक है, XYZ कुछ भी खरीद ले, हो सकता है आपके खरीद ले मसाले, और इस सामान को आपके ये जहाज में कर दे लोड। पैसे तो चोरी कर सकता है, सामान कौन ले जाएगा, कट्टे उठा के तो ले नहीं जाएगा, कोई बोरों में भरा है सामान। तो अब ये आपके 10 लाख रुपए के सामान के जितने भी बोरे थे कहां पहुंच गए, यूके। ठीक है, यूके जैसे ही बोरे पहुंचेंगे आपके, ठीक, हर घर में एक भाई होता है जो खाली बैठे ही रहता है, ये अपने भाई को फोन लगाएगा और कहेगा कैसा है, खाली तो बैठे ही हो, सामान उतारो और जाके चौराहे पे बेच दो। यूके के अंदर उस समय की कहानी ये थी कि भारत से जो सामान जाता था वो यूके में 5 to 7 टाइम प्रॉफिट पे बिकता था। यानी कि ये जो 10 लाख रुपए का सामान था ये यूके जाके हो गया कितने का, 50 लाख। ठीक, सैलरी अलग है ये 2000, अभी सैलरी से कोई छेड़छाड़ नहीं है, सरकारी अधिकारी कभी सैलरी को नहीं छूते, इसको अलग रखते हैं अकाउंट के अंदर, जो छेड़छाड़ होती है वो यहां होती है।
ठीक, तो इस 50 लाख रुपए के लिए इसे कोई मेहनत करनी पड़ी? ये तो एक जमींदार से सेटलमेंट था। एक इंस्पेक्टर के अंदर पता नहीं कितने जमींदार होंगे और ऐसे पता नहीं कितने इंस्पेक्टर होंगे भारत के अंदर। अब देखते ही देखते आपके हुआ क्या कि जब ये 50-50 लाख रुपए आपके यूके के अंदर पहुंचना शुरू होगा हर 3 दिन में, तो इनका जो फैमिली होगी उसका स्टेटस रातों रात बढ़ जाएगा। अब कहानी यहीं से बिगड़ना शुरू हुई। ह्यूमन बिहेवियर है। ह्यूमन बिहेवियर आपके क्या है कि जो व्यक्ति होता है वो अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है। तो इनके भी तो कोई पड़ोसी रहे होंगे इंग्लैंड में। इनके पड़ोसियों ने कहा कि 2000 की नौकरी करने गया था आपके, इसलिए ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना मिल गया कि 200 करोड़ का मालिक बन गया यहां और 2-3-4 साल के अंदर। और ऐसा एक नहीं, कंपनी के सारे एम्प्लॉय। जब ऐसा हुआ तो इन पड़ोसियों को जब जलन हुई तो उस समय यूके में क्या थी, पार्लियामेंट तो आई चुकी थी। और पार्लियामेंट आ चुकी थी तो यहां शुरू हो गया था क्वेश्चन ओवर, प्रश्न काल। ठीक, तो यहां इनके जो पड़ोसी थे उन पड़ोसियों ने आपके अपोजिट पार्टी के एक एमपी से कहा कि जरा ये पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछवाओ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा भारत में क्या कर रही है कि कंपनी तो करोड़पति है ही, इसका तो हर एम्प्लॉय करोड़पति है। ऐसा कौन सा काम चल रहा है इंडिया के अंदर? तो अब यहां क्या हुआ कि आपके अपोजिट पार्टी ने पूछ लिया पार्लियामेंट के अंदर एक क्वेश्चन, क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ऐसा क्या कर रही है कि इसका हर एम्प्लॉय करोड़पति है। कंपनी को तो छोड़ दें हम, ठीक हो ना हो ये भारत में कुछ गलत कर रही है, और अगर कंपनी भारत में कुछ गलत कर रही है तो इंग्लैंड की साख या क्रेडिट इसमें खराब हो रही है। तो जब यहां अपोजिट पार्टी ने क्वेश्चन किया तो अब रूलिंग पार्टी ने कंपनी को रेगुलेट किया, और ये पहली बार रेगुलेट किया 1773। ठीक, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार जो रेगुलेट करती है वो 1773 में करती है। इसलिए आपके जो पहला ये एक्ट आता है इसका नाम पड़ जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो अब रेगुलेटिंग एक्ट में आपके होगा क्या? रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी के ऊपर आपके अब ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल आएगा। तो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल आएगा तो ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगी क्या? जो व्यवस्था भारत में चल रही है उसे समाप्त करेगी। तो रेगुलेटिंग एक्ट का सबसे पहला प्रोविजन, कंपनी के अधिकारियों के रिश्वत लेने पर रोक लगा दी गई, इसको इलीगल घोषित कर दिया गया। अगर कोई अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया तो सजा का प्रोविजन। दूसरा, कंपनी के अधिकारी अब आपके निजी व्यापार नहीं कर सकते, तो जो ये निजी व्यापार कर रहे हैं, ये दूसरा। ठीक, तीसरा, अब आपके यहां सिस्टम से काम होगा। सिस्टम से काम आपके क्या होगा कि ये है आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये यूके, और ये है आपके क्या, इंडिया। ठीक है, उस समय आपके क्या था कि इंडिया के अंदर आपके क्या था कि कंपनी की 3 बड़े कॉलोनी थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। इन तीनों ही आपके कॉलोनी को हम बोलते थे प्रेसिडेंसी नगर। इनका शासन एक प्रेसिडेंट नाम का एक अधिकारी देखता था। ठीक, तीनों ही जगह के अलग अलग गवर्नर थे। ठीक, बंगाल में अलग गवर्नर था, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे। तीनों ही जगह पे अलग अलग रूल्स चलते थे। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट यहां आपके पहली बार कंट्रोल करेगी तो वो 3 जगह तो कंट्रोल करेगी नहीं, उसे तो एक ही जगह कंट्रोल चाहिए ना। तो यहां क्या किया जाएगा कि बॉम्बे और मद्रास को कर दिया जाएगा किसके अधीन? बंगाल के अधीन, और बंगाल को कंट्रोल किया जाएगा यहां से। ठीक, जिससे कि यूनिवर्सल हो जाए कंट्रोल, एक ही व्यक्ति को कंट्रोल करेंगे ये। और ये जो बंगाल का गवर्नर होगा इसको रीनेम कर दिया जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब पार्लियामेंट का अगर कंट्रोल हुआ है तो पार्लियामेंट एक्ट बनाएगी, और अगर एक्ट का वायलेशन हुआ तो पनिशमेंट का प्रोविजन होगा। और भारत में अभी तक कोर्ट नहीं है, पनिशमेंट देगा कौन? तो इसी एक्ट में अगला प्रोविजन होगा, एस्टेब्लिश अ सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा। क्योंकि अगर पार्लियामेंट ने कंट्रोल किया है तो एक्ट बनेंगे, और एक्ट का वायलेशन होने पर प्रोटेक्ट कौन करेगा एक्ट को? कोर्ट। तो इमीडिएट प्रोविजन किया जाएगा आपके किसका? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। यही प्रोविजन थे ना रेगुलेटिंग एक्ट के। अब इन्हें याद करने की जरूरत पड़ी क्योंकि परिस्थिति पता है उस समय क्या था। अगर परिस्थिति पता होगी तो किसी भी एक्ट को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और परिस्थिति नहीं पता होगा तो ये एक्ट कभी याद होंगे भी नहीं। इसका प्रोविजन उसमें चला जाएगा, उसका प्रोविजन इसमें आ जाएगा। ठीक, तो ये था आपके रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो हम यहां तक पहुंचे कैसे, ये सारी कहानी देखी हमने। अब आगे देखेंगे कि कैसे कैसे आपके एक्ट का निर्माण होता है। ठीक है,
कल की क्लास में। अच्छा, कल याद रखना, कल आपके जीएस एनसीईआरटी मेंस का न्यू बैच शुरू होगा 1 बजे से इंटरनेशनल रिलेशन के साथ। तो जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए, आईएएस या पीसीएस।